ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से अच्छी होती है। विधि जब से मायके से वापस आई थी, विधि के अंत मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोगों चोर ही क्यों नज़र आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रमों में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों। विधि के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। विधि के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो विधि, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाता है। किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं। किसी के पति नयन एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही विधि भी सिलाई पुरानी पुराई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती। विधि के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, 2 भाई व भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। विधि की भाभी शिखा अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। विधि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती। माँ तो थी नहीं जो इंतज़ार करती। विधि इंतज़ार करती रहती कि खास कभी तो झूठे मुँह से ही फ़ोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन विधि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। इन दिनों में विधि के भाई मनोज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। विधि के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में विधि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। विधि बहुत खुश थी। जो उसके पास था उसने सब लिया और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकुड़ते हुए कहा, अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ मिलती है और एक क्या जीजू को अपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह विधि की गरीब होने का मजाक बना रही है। शिखा ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर विधि अंत मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसीलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। विधि के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों में मना कर दिया। छोड़ो जाने दो। विधि अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने विधि से पूछा कि अरे विधि तुम्हारे शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि विधि दीदी को हम तीज त्योहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं। पड़ोसन की बात सुनकर विधि ने कहा, आया वही जाता है जहाँ मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती करवाने
इससे अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर इज्जत की खाती हूँ। और अगर कभी कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसी हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। विधि ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहाँ शिखा भाभी आ गई और विधि को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना, इस बैग में कुछ कीमती सामान वह नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। विधि ने मना किया कि मुझे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन शिखा ने जबरदस्ती विधि के ऊपर बैग की जिम्मेदारियां सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए विधि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। विधि के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। विधि अपनी जिम्मेदारियां बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तब विधि स्टेज पर उठ कर गई और शिखा विधि के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो उस बैग में पैसे नहीं देखे। अंगूठी भूलकर शिखा ने विधि से कहा, दीदी इस बैग में से पैसे गायब हैं, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। शिखा ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं हैं। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें विधि पर ही टिकी हुई थी, जैसे पैसे विधि ने चुराए हो। विधि ने कहा, भाभी आपने मुझे बैग जैसे ही दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और नहीं खोलकर देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देख ले। मैंने पैसे की चोरी नहीं की है। सच में भाभी मैंने पैसे नहीं चुराई। मैं गरीब भले हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से पैसे मिल जाएंगे। विधि ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं हैं। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपनी ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गई होगी। और न जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिखा ने लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देख कर घर भेज दिया। पैसे को छिपाने गए हैं तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे हैं। शिखा ने नज़र घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। विधि चीख चिल्लाकर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। विधि की आवाज़ सुनकर उसका पति आया जो इस सब बातों से अनजान था। विधि का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तभी शिखा की बहन जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देखकर झट से वहां आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शिखा की बहन सोना ने सवाल किया। तब शिखा ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने दिया, उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे सोने की। अंगूठी तो है लेकिन पैसे देख ननद साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से पैसे चोरी कर लिया और
झूठ बोल रही है कि चोरी नहीं की। तभी सोना बोली, अरे जीजी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया, आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी। इसीलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दे दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे। सोने ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिखा और विधि के भाई का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों विधि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन विधि के अंत मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांग कर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तूने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोग को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं, लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर आधी रोटी खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं न तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और न ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत ही करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ, जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया। जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नज़र आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों न हो। विधि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि विधि की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। विधि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। शिखा और विधि का भाई माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन विधि ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन विधि के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। वहाँ मौजूद लोग शिखा को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी पूछताछ करनी चाहिए थी और किसी कमरे में ले जाकर फिर विधि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। विधि की बात पर विश्वास तो करती भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में शिखा ने विधि के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए ही विधि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी विधि को यह बातें याद आती है, आज भी उसके अंत मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या विधि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? मेरे विचार से विधि ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे भाई भाभी से क्या रिश्ता रखना जिन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोग से रिश्ता ही तोड़ देना जो सिर्फ दौलत के घमंड में चूर रहते हैं। यह मेरे अपने विचार है, क्योंकि हमें कभी भी रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत नहीं चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसकी सुनो, उस पर विश्वास करो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर अगला कहानी में मिलते हैं आप लोग से। बाय बाय फ्रेंड्स।